हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर कांसेप्ट्स। तो यार आज हम करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये दो चैप्टर हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वेलकम बैक टू एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज, जहाँ पे भाई हम पूरा एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट देखते हैं, पूरा एनसीईआरटी क्रिस्प तरीके में रिवाइज करने का ट्राई करते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़े हुए हैं ये चैप्टर्स तो आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। नहीं पढ़े तो आप एनसीईआरटी की लाइंस आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, डिटेल में वैसे पढ़े होनी चाहिए। अगर मैकेनिज्म्स वगैरह यहाँ पे उतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा कट टू कट बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बॉडी फ्लूइड इन सर्कुलेशन की बात करें। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में आपको ब्लड के बारे में पढ़ना है, लेम सर्कुलेटरी पाथवे, डबल सर्कुलेशन, ये सब पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ में तो आपको पता ही है, जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है, कि आपका भाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स इवॉल्व कर गए डिफरेंट मेथड इस ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए अलग तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए अलग तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, स्पॉन्जेस सिलेंडेड सर्कुलेट करते हैं वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग बाय देयर बॉडी कैविटीज के थ्रू टू एक्सचेंज देयर सब्सटेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आपके क्या यूज करते हैं, स्पेशल फ्लूइड यूज करते हैं विद इन देयर, जिसमें ब्लड ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड है हायर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, ह्यूमंस भी यूज करते हैं। एक और लिम्फ होता है, लिम्फ भाई ट्रांसपोर्ट करता है सर्टेन सब्सटेंसेस का, ये भी लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड एक कनेक्टिव स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो जाके देख लो। वो उसमें आपको वो चैप्टर और आपका एक ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कवर करा दिया गया है। ठीक है, तो मिनरल्स, ठीक है, आपकी अब देखो ये प्लाज्मा की बात हो रही है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब देखो प्लाज्मा की बात हो रही है। प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है। इसमें देखो, इसमें जो मिनरल्स हैं आपके सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका SC3 नेगेटिव आयन आयन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आपका ये सारे आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे। 55% ऑफ ब्लड, क्या बोल रहा है, 55% ब्लड का कॉम्पोनेंट यही होता है। और फिर प्लाज्मा का कॉम्पोनेंट बता रखा है 90 to 92% वाटर होता है और 6 to 8% प्रोटीन होता है। ठीक है, ये लाइन आप एक साथ नहीं पढ़ोगे, ये फुल स्टॉप है यहाँ पे, तो आप पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, ये बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी के बारे में बात करिए। अब प्लाज्मा के बारे में, फाइब्रिनोजेंस। ठीक है, तो फाइब्रिनोजेंस क्या होते हैं ना, कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। फाइब्रिनोजन किस में हेल्प करते हैं, कोगुलेशन में। ठीक है, और ग्लोबुलिन्स जो होते हैं प्लाज्मा में प्रेजेंट, वो किस में हेल्प करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स में हेल्प करते हैं। ग्लोबुलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म, एल्ब्यूमिन आपका ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में पूछा जा चुका है ये, देखो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। सीरम की बात करें, सीरम होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, सीरम। ठीक है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर आपका क्या होता है, सीरम। ठीक है, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो तो जो बचेगा वो आपका क्या है, सीरम हो गया। ठीक है, वो आपका है सीरम। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। ठीक, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट 45% ऑफ ब्लड बनाते हैं। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स आपके कैसे हैं, ये आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। ये आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आरबीसी की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट है, 5 to 5.5 मिलियन है पर मिलीमीटर क्यूब। पर मिलीमीटर क्यूब में कितने आरबीसी है, 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब में प्रेजेंट, ब्लड में प्रेजेंट है। ठीक है, और एक्सेप्टिक, अभी देखो ये वाला जो पार्ट है ये आपका PYQ में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आप फॉर्मेट एलिमेंट्स की अगर आप आगे बात करें, सबसे पहले ये देखो, आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। ठीक है, और बाय कनकेव होते हैं शेप में। ठीक है, तो आरबीसीज डिवॉइड होते हैं न्यूक्लियस में, बाय कनकेव होते हैं शेप में। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है आरबीसीज में। ठीक है, पर कैमल और लामा को छोड़ के, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैमल कैमल और लामा को छोड़ के, ये आप इंक्लूडेड नहीं है एनसीईआरटी में, पर बता दिया। ठीक है, आरबीसीज की बात करें तो रेड बोन मैरो में बनते हैं। फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो में। ठीक है, 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, हेल्दी इंडिविजुअल में आपका 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है स्प्लीन, यहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। लाइफ स्पैन इसका 120 डेज का होता है। ठीक है, 120 डेज का होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो WBCs की बात करें तो ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कलरलेस और न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, शॉर्ट लिव्ड है और कलरलेस है, कलरलेस है। ठीक है, 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब पर मिलीमीटर क्यूब में आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑफ ब्लड में 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के होते हैं, ये ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें तो आपके न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, NEB मतलब न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स। ठीक है, आपके ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आपके लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आपके क्या किस में आते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं। ठीक है, ये सारा PYQ में बहुत पूछा जा चुका है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, पूछा गया है। ठीक है, ये सब पूछा जा चुका है। अब आगे देखो, आगे आपका दे रखा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की ब्लड में। पर हम ठीक इनके बारे में जो आपकी स्पेसिफिक बात है वो हम यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, आरबीसी के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इयोसिनोफिल्स। ठीक है, आपके कैसे इयोसिनोफिल आपके ग्रैन्युलोसाइट्स है। ठीक है, सबसे पहले आप न्यूट्रोफिल देख लो, अगर सीक्वेंस पे चलना चाहते हो तो न्यूट्रोफिल 60 to 65% होते हैं।
ठीक है, 60 to 65% होते हैं हमारे आपके डब्ल्यूबीसीज में 60 to 65% होते हैं ये, ठीक है। और आपका सबसे अबंडेंट आपके ग्रैनुलोसाइट्स या डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या इयोसिनोफिल देख लो, इयोसिनोफिल आपका 2 से 3% होता है, ठीक है। 2 to 3% आपका इयोसिनोफिल देखने को मिलता है। क्या करता है, रेजिस्ट करता है इन्फेक्शंस को, एलर्जिक रिएक्शंस को, रेजिस्ट करता है, आपको बचाता है इन्फेक्शन से और एलर्जिक रिएक्शंस को, ठीक है। फिर आपका बेसोफिल्स, बेसोफिल्स आपका 0.5 से 1% लीस्ट नंबर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, ठीक है, कहां आपका काम करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। क्या सिक्रीट करते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन सिक्रीट करते हैं, ये आपके बेसोफिल्स जो होते हैं, ठीक है। फिर आपकी देखो न्यूट्रोफिल मैंने बताया, और मोनोसाइट होते हैं 6 to 8%। मोनोसाइट आपके ए ग्रेनुलोसाइट, ये दोनों फैगोसाइटिक होते हैं, ये दोनों फैगोसाइटिक होते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म को। कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पार्टिकल आपके अंदर घुस गया है तो उसको आपका डिस्ट्रॉय करेंगे फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ये आपका टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये 20 से 25% होते हैं। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट आपके 20 से 25% होते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, इसका किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, इसका किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसका किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है और इसका हेडफोन शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए आपका प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होती है। कहां पे प्रोड्यूस होती है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट्स में प्रोड्यूस होती है। प्लेटलेट्स कहां प्रोड्यूस होती है, मेगा कैरियोसाइट्स में प्रोड्यूस होती हैं। 1.5 से 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में, पर मिलीमीटर क्यूब में 1.5 से 3 लाख प्लेटलेट्स आपको देखने को मिलेंगी। अगर प्लेटलेट कम हो गई, अगर प्लेटलेट का नंबर कम हो गया तो आपको क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो रिडक्शन इन नंबर, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जिससे एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा हमारी बॉडी से। इसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, ब्लड ग्रुप्स वाला टॉपिक अभी कोगुलेशन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप्स देखो सबसे पहले, तो वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन टू सच, ठीक है। ओके ओके ओके, सबसे पहले हम कोगुलेशन पढ़ लें, फिर चलो आओ देखो कोगुलेशन पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अभी ब्लड प्लेट्स के बारे में बात कर ही ली है, ठीक है। तो देखो ब्लड में कोगुलेशन होती है, क्लॉटिंग होती है, किसके, इंजरी और ट्रॉमा के रिस्पॉन्स, कोई इंजरी हो गई या ट्रॉमा आपकी उसके रिस्पॉन्स में होती है, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो आपको रेडिश ब्राउन कम दिखा होगा आपका भाई एट साइट ऑफ कट या इंजरी पे, आपको कभी दिखाई होगा रेडिश ब्राउन कम बना हुआ, ठीक है। क्लॉट या कोगुलम बन जाता है, मेनली नेटवर्क ऑफ थ्रेड का बनता है, जिन्हें हम कहते हैं फाइब्रिन, फाइब्रिन्स का बनता है आपका, फाइब्रिन्स का बनता है आपका जो क्लॉट या कोगुलम आपका फाइब्रिन्स का बनता है, जिसमें डेड डैमेज फॉर्म एलिमेंट्स ब्लड के ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। फाइब्रिन, फाइब्रिन फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इनटू द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। कैसे होता है देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन बनता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन से बनेगा थ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन से बनेगा थ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन से यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा थ्रोम्बोकाइनेज यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपका क्या बनेगा, अब आपका बनेगा फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, जल्दी करते हैं, फाइब्रिनोजन से आपका बनेगा फाइब्रिन, ठीक है। यहाँ पे आपका थ्रोम्बिन यूज हुआ, यहाँ पे आपका थ्रोम्बिन यूज है, ठीक है। फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनेगा, यूज क्या होगा आपका थ्रोम्बिन, ठीक है। ये वाली ऐसे कास्केड ऑफ रिएक्शन होती है, देखो थ्रोम्बिन टर्न फॉर्म फ्रॉम एन अनदर, ठीक है। आपका कहाँ है, प्रोथ्रोम्बिन से आपका बनता है, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज होता है, इसमें एंजाइम कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड होता है अब रिएक्शन के लिए, दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन, कास्केड प्रोसेस कहते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में। इंजरी और ट्रॉमा हुई तो प्लेटलेट्स आपका रिलीज करेगा सर्टेन फैक्टर, सर्टेन फैक्टर्स कौन से हैं जो एक्टिवेट करेगा मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन को, थ्रोम्बोकाइनेज की बात कर रहा है, ठीक है। सर्टेन फैक्टर रिलीज हो टिश्यूज साइट ऑफ इंजरी, ये इनिशिएट कर देते हैं कोगुलेशन को, ठीक। कैल्शियम टू पॉजिटिव आयंस भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लॉटिंग में, ठीक है। तो ये आपका हमने कोगुलेशन ऑफ ब्लड का मैकेनिज्म आपने पढ़ लिया है, ठीक है। ये चीज पूछी भी जा चुकी है तो आपको पता होनी चाहिए कि किससे क्या कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब आ जाओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ लेते हैं, ब्लड ग्रुपिंग जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग देखने को मिलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुपिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले क्या होता है देखो, दो सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, दो सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहां पे होते हैं, सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी पे, आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है, ए कैपिटल कैपिटल, ये आपके दो सरफेस एंटीजन है, एंटीजन, ठीक है। प्लाज्मा, अब प्लाज्मा में आपकी क्या होते हैं, दो नेचुरल एंटीबॉडीज होती है। तो आपको पता चल गया भाई एंटीजन कहां मिलेगा आपका, आरबीसीज के सरफेस पे, और एंटीबॉडीज कहां मिलेंगी आपको, आपको मिलेगी आपका प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, ठीक, दो नेचुरल एंटीबॉडीज, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंटीजन एंटीबॉडी कुछ इस तरीके से होता है। आप देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइप पे आपको केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। आपका रेसिपिएंट का आपका मैच होना चाहिए, जिससे सीवियर क्लम्पिंग या क्लॉटिंग ना हो जाए, आपकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, डोनर कंपैटिबिलिटी देखो कैसे होती है, ये देखो ये है, सबसे पहले आपका अगर ब्लड ग्रुप ए है,
ठीक है, तो देखो बहुत आसान है, इसको यार याद रखने वटने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ए ब्लड ग्रुप है तो आपका ए एंटीजन होगा, बी ब्लड ग्रुप है बी एंटीजन होगा, ए बी ब्लड ग्रुप है ए एंड बी एंटीजन होगा, और ओ ब्लड ग्रुप है तो कोई एंटीजन नहीं है। बस अब एंटीबॉडी उसके ऑपोजिट होगी भाई। देखो अगर ए आपका ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीबॉडी तो नहीं हो सकती आपके ब्लड ग्रुप में, आप ही की उसके लिए एंटीबॉडी तो नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। ए एंटीजन है तो उसकी एंटी बी एंटीबॉडी होगी, मतलब बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, तो ए एन ओ डोनर है, क्योंकि ओ तो यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, बी में देखो एंटी ए एंटीबॉडी है, ए के अगेंस्ट है तो बी एन ओ डोनर है। ए बी में आपकी कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, ए बी में कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि भाई ए और बी तो दोनों एंटीजन उसमें आ रहे हैं, तो एंटीबॉडी आएगी तो उसको ब्लड दिक्कत करेगा ना भाई, कुछ नहीं होगा भाई, फिर तो उसके पास ब्लड में दिक्कतें हो जाएंगी, तो आपकी एंटीबॉडीज नहीं है। ठीक है, तो ए बी ओ सब आप डोनेट कर, मतलब ये आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, और ओ में कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, दोनों तो एंटीबॉडी है, तो भाई ओ वाला सिर्फ ओ वाले को ही डोनेट करेगा, ऐसे वाले होता है तो ओ आपका, इसलिए ओ नेगेटिव या ओ ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट्स का आपको बोलते हैं ना रेयर है, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि उससे भाई कोई और डोनर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो एटलीस्ट दो हैं, यहाँ दो हैं, यहाँ सब कर सकते हैं, यहाँ कोई नहीं, उसे वही वाला बंदा करेगा, तो वो यूनिवर्सल डोनर, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, अब देखो आर एच ग्रुपिंग क्या होता है। आर एच ग्रुपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट होता है, जब आपको आपको क्या करना है, ट्रांसफ्यूजन करना है, तो उस टाइम में ये भी चेक करा जाना चाहिए। ठीक है, आर एच एंटीजन सिमिलर होता है रेसस मंकीज में आपका आर एच एंटीजन सिमिलर ऐसा देखा जा चुका है। ठीक है, तो नियरली जो आपके लोग हैं अपने वर्ल्ड में वो आर एच पॉजिटिव है। ठीक है, जिनमें आर एच देखो आर एच पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, जिनमें आर एच एंटीजन है वो आर एच पॉजिटिव है, और जिनमें आर एच एंटीजन है ही नहीं वो आर एच नेगेटिव हो गए। ठीक है, तो यही है, बस यही दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका देयरफॉर आर एच ग्रुप मैच करा जाना चाहिए ट्रांसफ्यूजन से पहले। इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैचिंग अगर हो गई तो आर एच नेगेटिव, देखो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ये पीवाई को भी पूछा गया है। क्या होता है भाई, मदर जो है, मदर, इसमें मदर का क्या रहता है ना, मदर आर एच नेगेटिव है, मदर आर एच नेगेटिव है, और आपका जो फीटस है, फीटस, ठीक है, फीटस आपका आर एच पॉजिटिव है। तो ठीक है, आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब पार्च्यूरेशन हो रहा है, मतलब डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे, ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ ना, जब पार्च्यूरेशन हो रहा है भाई, एक्सपेलिंग आउट ऑफ द बेबी, जो आपको पता होगा ना, तो डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ ना, कुछ आर एच पॉजिटिव आपका जो ब्लड है, ठीक है, आर एच पॉजिटिव जो ब्लड है वो कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। ठीक है, आर एच पॉजिटिव ब्लड है वो कॉन्टैक्ट में आ जाएगा आर एच नेगेटिव मदर के। ठीक है, वैसे तो प्लेसेंटा से सेपरेटेड होते हैं, पर आपका इस कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। ठीक है, आर एच पॉजिटिव फीटस के जो ब्लड है वो मदर के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, कब, डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे, तो तब क्या हुआ ना, मदर के जो ब्लड है, मदर के ब्लड में क्या बन गई, एंटीबॉडीज बन गई, एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच पॉजिटिव या आर एच एंटीजन। ठीक, आर एच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई मदर के ब्लड में। मदर के ब्लड में जब आर एच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई, तो अब सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी हुई, सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी में क्या होगा ना, जो अपना नया आपका बेबी आएगा, अगर वो आर एच पॉजिटिव होगा, आर एच पॉजिटिव आया, तो उसका क्या होगा ना, उसको भाई जॉन्डिस हो सकता है, सीवियर अनीमिया हो सकता है, उसका फेटल भी हो सकता है। ये लिखा हुआ है डिस्ट्रॉय फीटल आरबीसी, फेटल हो सकता है फीटस के लिए। ठीक है, तो यहीं पे लिखा हुआ है, एक्सपोजर हो जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ, ठीक है, फीटस पे, मदर प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज, और फिर आपका यही हो जाएगा, फेटल हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, जॉन्डिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं इसे। ठीक है, कैसे आप रोक सकते हो इसको, एंटी आर एच एंटीबॉडीज दे दो मदर को इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी के, फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के बाद ही एंटी आर एच एंटीबॉडीज दे दो। ठीक है, आगे देखो, कोगुलेशन में पढ़ लिया है। ठीक है, अब आ जाएगा लिम्फ। लिम्फ के बारे में अगर बात करें तो बहुत अच्छा आपका ये पार्ट आ जाता है। बस इसमें देखो, लिम्फ के बारे में बात करता हूँ मैं। लिम्फ टिश्यू फ्लूइड होता है। ठीक है, लिम्फ होता क्या है, लिम्फ होता है, देखो लिम्फ होता क्या है, लिम्फ है आपका ब्लड, ब्लड में से आप जब आरबीसी, प्लेटलेट्स और लार्जर प्रोटीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, लार्जर प्रोटीन्स घटा दो, निकाल दो ना, तो आपका जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा, लिम्फ। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो आपका क्या बचेगा, वो आपका बचेगा लिम्फ। ठीक है, ब्लड में से आरबीसी, प्लेटलेट और लार्जर प्रोटीन्स निकाल दो तो आपका लिम्फ बच जाता है। ठीक है, वो होता है आपका लिम्फ का कॉम्पोजिशन। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं इसे। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेज एक्सचेंज। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई न्यूट्रिएंट और गैसेज का एक्सचेंज करेगा ब्लड और सेल्स के बीच में जो करता है वो यही करता है। लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट करता है इस फ्लूइड को और ड्रेन करता है बैक इनटू मेजर वेन्स, बहुत लाइन है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट करता है इस फ्लूइड को एंड ड्रेन्स बैक इनटू मेजर वेन्स। लिम्फ की बात करें तो ये परफॉर्म करता है फैट एब्जॉर्प्शन थ्रू लैक्टियल्स प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल विलाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लिम्फ क्या करता है, लिम्फ फैट एब्जॉर्प्शन करता है, किसमें भाई, फैट एब्जॉर्प्शन करता है थ्रू लैक्टियल्स, जो कि इंटेस्टाइनल विलाय में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल विलाय में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यही है देखो, लीविंग लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड वेसल, जिसको हटा के आपका लिम्फ बनता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज की। सर्कुलेटरी पाथवेज में आपका ओपन और क्लोज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड्स मल्यूस का है, जिसमें ब्लड पंप किया जाएगा बाय हार्ट passes through large vessel into open sacs और body cavities called sinuses। ठीक है, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें ब्लड पंप किया जाता है हार्ट इज अ, ठीक है, क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल दैट पैटर्न इज कंसीडर्ड मोर एडवांटेजेस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी प्रिसाइजली रेगुलेटेड। ठीक है, तो ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। फर्क बता देता हूँ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसे तो बहुत चीजें बोल देते हो, पर सबसे एक ऐसा डिफरेंस है जो मतलब आपका डिफाइनिंग फीचर वाला डिफरेंस हो जाता है ना, कि यही डिफरेंस है जिससे आप बता सकते हो कि ओपन है क्लोज है। तो आपका ओपन में ना, ओपन में आपका कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट नहीं होता, ओपन में आपका कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, क्लोज्ड में आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई कौन कैसे आपका, किसमें कैसा आपका हार्ट होता है और कैसा आपका सर्कुलेशन होती है, तो वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से सुन लो, समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट, बट अभी ध्यान से सुन लो, उधर वही बताऊंगा बिल्कुल जो लिखा हुआ है। ठीक है, सुनने पे ध्यान दो। फिशेस की अगर मैं बात करूं, फिशेस की, तो ये टू चेम्बर्ड होती है। ठीक है, फिशेस में आपका जो हार्ट है वो कैसा है, टू चेम्बर्ड हार्ट है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में कई बार, तो आप ये सुन लो। फिशेस में दो चेम्बर्ड हार्ट है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल, सिंगल सर्कुलेशन हो रही है। भाई बहुत बहुत इजी हो गया आपका, सिंगल सर्कुलेशन है, एक एट्रिया एक हार्ट है तो आपका सिंगल सर्कुलेशन, तो आप उसे समझ जाओ। ठीक है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की अगर मैं बात करूं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल में आपका थ्री चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। कैसा हार्ट देखने को मिलता है, थ्री चेम्बर्ड हार्ट। तो इसमें दो एट्रिया एक वेंट्रिकल, दो एट्रिया है एक वेंट्रिकल है, मतलब एट्रिया में तो आपका सेपरेटेड है ब्लड, पर जब आपका वेंट्रिकल्स में आएगा तो यहाँ पे आके वेंट्रिकल्स में आके कैसा हो जाता है, मिक्सड हो जाता है। वेंट्रिकल्स में आके कैसा हो जाता है, मिक्सड हो जाता है, मिक्सड ब्लड हो जाता है आपका इसमें। ठीक है, मिक्सड ब्लड हो जाता है, तो इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलती है। बर्ड्स मैमल्स, ये एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स था ये वाला, देखो बर्ड्स मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स, इसमें आपको फोर चेम्बर हार्ट, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल देखने को मिलते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे ब्लड सेपरेटेड रहता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है, ये देखो ये सब यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक, ये देखो ये लिखा है, यहाँ पे मिक्स हो जाता है ब्लड, सिंगल वेंट्रिकल। ठीक है, मिक्स ब्लड पंप करते हैं बर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट सेपरेटेड होता है, और आपका विदाउट मिक्सिंग आप ये जो आपके मैमल्स हो गए और बर्ड्स वगैरह। ठीक है, तो हेंस एनिमल्स में डबल सर्कुलेशन देखने को मिलती है, इनमें एनिमल्स में। ठीक है, इनमें। ठीक, अब आ जाओ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। क्या है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम। ठीक है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम आपको देखने को मिलती है। डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग होता है आपका, क्या बोलते हैं उसे, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, अब देखो ओपनिंग ऑफ राइट, अब यहाँ पे ठीक है, ये वाला बहुत आपको पता ही होना चाहिए भाई, कौन सी वैल्व कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये वही दे रखा है। देखो सबसे पहले थोड़ा पहले थे मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है हार्ट हमारा। ठीक है, सिचुएटेड है आपका थोरैसिक कैविटी में, बिटवीन टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड है टू लेफ्ट। ठीक है, आपका कहाँ सिचुएटेड है, थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड है, दो लंग्स के बीच में, और टिल्टेड है लेफ्ट की तरफ, थोड़ा सा टिल्टेड है। ठीक है, क्लेंज्ड फिस्ट भाई, हाथ मुट्ठी बंद भाई, मुट्ठी जितना अपना साइज होता है हाँ, आप ये हार्ट का। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय डबल, ठीक है आपका बता दिया। ठीक है, आपका देखो रिलेटिवली दो अपर छोटे चेंबर्स एट्रिया और दो नीचे बड़े चेंबर्स वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, ठीक, अब ये देखो। ठीक है, ओपनिंग ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल लिखा है ये। ठीक है, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रिया की ओपनिंग में क्या होती है, ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। ठीक है, राइट में ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल पे होती है आपकी बाइकस्पिड वाल्व। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, बहुत अच्छे से बताता हूँ। देखो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, लेफ्ट साइड वाला जो आपका पार्ट है उधर ऑक्सीजनेटेड आता है, और आपका राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड आता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, जहां पे ऑक्सीजनेटेड आ रहा है वहां पे हल्की वैल्व है, मतलब बाय बाय का स्पीड का मतलब होता क्या, ट्राई का स्पीड का अगर आप ऊपर से देखोगे ना वैल्व को, तो ऐसी वैल्व दिखेगी। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की दिखेगी वैल्व, मतलब आपके तीन कस्प हैं, मान लो ये अंदर को खुल रहे हैं। ठीक है, तीन कस्प प्रेजेंट है, तीन कस्प प्रेजेंट है, और सोचो ये अंदर को खुल रहे हैं, अंदर को खुल रहे हैं। ठीक है, अंदर को खुल रहे हैं, तो ऐसी वैल्व होती है। ठीक है, तो आप मान लो हल्की वैल्व वहां पे ऑक्सीजनेटेड में, और भारी वैल्व आपकी जो है आपकी, वो आपकी इधर राइट में डीऑक्सीजनेटेड वाले पार्ट में, ट्राइकस्पिड इधर और बाइकस्पिड इधर। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है। ठीक, ओपनिंग, अभी एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब एक थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, जो लेफ्ट, जो सॉरी राइट एंड लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट करती है, मतलब दो एट्रिया को कौन सेपरेट करता है, इंटर एट्रियल सेप्टम। कैसा है, थिन मस्कुलर वॉल है। ठीक है,
थिक वॉल्ड आपका होता है इंटरवेंट्रिकुलर, ऑब्वियसली है भाई। अगर आपको वेंट्रिकल्स को ब्लड को पंप करना है भाई, उस सिस्टोल वाला पंपिंग का काम करते हैं, ब्लड को पूरी बॉडी में भेज रहे हैं, तो भाई थिक तो होना ही चाहिए ना उसका। तो ये भाई कंसेप्ट से याद हो जाएगा, थिक वॉल्ड होता है आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। और आपका थिक फाइब्रस होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद करना ही पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि थिक फाइब्रस आपका क्या होता है, टिश्यू प्रेजेंट होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो एक तरफ के लेफ्ट एट्रियम और राइट लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रियम, मतलब एक तरफ के आपके रिस्पेक्टिव एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स को सेपरेट करता है, ठीक है। और देखो, ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा रिस्पेक्टिवली। राइट राइट आपका जो वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी में खुलता है और लेफ्ट वेंट्रिकल आपका एओर्टा में खुलता है, ठीक है। इनके बीच में आपकी क्या होती है, ओपनिंग पे सेमिलुनर वेल्व्स प्रेजेंट होती है। इंटरएट्रियल सेप्टम बता दिया है, ठीक है, सेपरेट करता है एट्रियास को, ठीक है। ओके, ये डायग्राम दे रखा है, ये आपका एओर्टा, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन्स, ये लेफ्ट एट्रियम, ये वीना कावा है, ये साइनोएट्रियल एसे नोड है, ये आपका एवी नोड है, ये आपका राइट एट्रियम, मैं बताऊंगा एसे नोड एवी नोड, ठीक है। ये आपका है कॉर्डे टेंडन है जो कि राइट वेंट्रिकल में है, ठीक है। ये आपका ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बीच वाला ये देखो, ये है आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम थिक वॉल्ड, ये आपका एपेक्स, और ये एट्री वेंट्रिकुलर सेप्टम के बारे में यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, ये सब हमने पढ़ लिया है। क्या वैल्व्स क्या प्रिवेंट करती है, बैक फ्लो ऑफ, ठीक है, एनी बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करती है वैल्व्स, ठीक है, एक डायरेक्शन में फ्लो कराती है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक बार अच्छे से सुन लो, ठीक है। जल्दी से इसको कवर कर देते हैं। सबसे पहले आपकी सेमिलुनर वेल्व्स क्या आ रही है, सेमिलुनर वेल्व्स, सेमिलुनर वेल्व्स, ठीक है, कहां प्रेजेंट है आपकी, जो भी बता दिया है, ठीक है। ये देखो, यहां से देखो, ठीक है। अब देखो, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है हमारे हार्ट में। हार्ट में क्या होता है, हार्ट में कार्डिक मसल्स का बना है, ठीक है, वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल मस्तिष्क होती है एट्रिया से, ठीक है। एक नोडल टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ठीक है, स्पेशलाइज कार्डिक मस्कुलेचर, जिसको हम कहते हैं नोडल टिश्यू, नोडल टिश्यू, जो हमारे पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इस टिश्यू का एक जो पैच है वो कहां पे सिचुएटेड है, आपका अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में साइनो एट्रियल नोड, एसए नोड। लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में आपका एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। अब देखो एक्शन पोटेंशियल, देखो ये एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक है। ये इधर से जाएगा आपका एवी नोड, एवी नोड से जाएगा एवी बंडल, फिर आपका राइट एंड लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ब्रांचेस इसकी हो जाएगी जो कहते हैं हम पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। ये आपका एक्शन पोटेंशियल का पाथ होता है, और ये डायरेक्टली पीवाईक्यू में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीधा पाथ पूछा हुआ है उठा के ये, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, मस्कुलर रिस्पेक्टिव साइड में जिन्हें हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। नोडल मस्कुलेचर की एबिलिटी होती है जनरेट एक्शन पोटेंशियल विद विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलर, मतलब जो आपका नोडल मस्कुलेचर है कैसा ऑटो एक्साइटेबल है, उसको किसी एक्सटर्नल स्टिमुलर की जरूरत नहीं, ठीक है। ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल कितना होता है इसका, 70 टू 75 पर मिनट, ठीक है, 70 टू 75 पर मिनट इसका मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है, 70 टू 75 पर मिनट। पेस मेकर कहा जाता है, और इसे हम एवी नोड को पेस सेटअप कहते हैं। एरोबिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी के लिए ये जरूरी होता है, पेस मेकर कहते हैं। 70 टू 75 टाइम्स इन अ मिनट, मतलब एवरेज हार्ट बीट आपकी कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट आपकी एवरेज हार्ट बीट होती है। अब आ जाओ कार्डिक साइकिल पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी भाई, कार्डिक साइकिल भी हमें पूरा आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कार्डिक साइकिल में आपका सबसे पहले क्या है, आप शुरुआत करोगे, चार चेंबर है हार्ट के, रिलैक्स स्टेट में पड़े हैं। कैसे, चार चेंबर है आपके हार्ट के, कैसे कहां पड़े हैं, रिलैक्स्ड स्टेट में, ठीक है। रिलैक्स स्टेट को आप क्या बोलते हो, डायास्टॉल, रिलैक्स स्टेट को आप बोलते हो डायस्टॉल, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। अब क्या होगा, जॉइंट डायस्टॉल में, मतलब सारे रिलैक्स्ड है, ठीक है। अब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगी, ठीक है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व अब ओपन हो गई। अब ब्लड क्या है, ब्लड पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन यहाँ पे थी, ठीक है, पल्मोनरी वेन और वीना कावा से अंदर जा रहा है अपने रिस्पेक्टिव एट्रियाज में, ठीक है। रिस्पेक्टिव एट्रियाज में ब्लड अंदर चला गया, रिस्पेक्टिव एट्रियाज में ब्लड अंदर चला गया, ठीक है। अब सेमीलुनर वेल्व इस स्टेज पे, अभी जब ब्लड अंदर जा रहा है एट्रियाज में तब क्लोज्ड है, सेमीलुनर वेल्व कैसी है, क्लोज्ड है इस स्टेज पे। और एससी नोड अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक है, एससी नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है। तो अब दोनों एट्रिया का जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो दोनों एट्रिया क्या करेंगे, साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन कराएंगे, मतलब एट्रियल सिस्टोल हो गया है, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल हो गया। देखो सबसे पहले क्या होगा भाई, एट्रिया में ब्लड घुसेगा, ठीक है, एट्रिया में ब्लड अंदर आया, इधर से दोनों में आया, मैं दोनों ही लिख रहा हूँ, ठीक है, एट्रियाज में ब्लड अंदर आया, ठीक है, एट्रियाज में ब्लड अंदर आया, फिर ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा तो क्या होगा आपका, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल होता है, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल होता है। तो यहाँ पे 30% से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है,
30% से ब्लड फ्लो इंक्रीज आता है इन वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में 30% से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, मतलब पहले भी ब्लड जा रहा था, अब 30% से इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होता है भाई आगे वेंट्रिकुलर साइड में। वेंट्रिकुलर साइड में क्या? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकुलर साइड में क्या? वेंट्रिकुलर साइड में एक्शन पोटेंशियल चला गया। ठीक है, कौन लेके जाता है भाई? एवी नोड एंड एवी बंडल आपके एक्शन पोटेंशियल को लेके चले गए वेंट्रिकुलर साइड में। ठीक है, और फिर क्या आएगा आपका? बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज में बन गए, बंडल ऑफ हिज में आपका चला गया, जो ट्रांसमिट कर देगा एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में। वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैल गया। ठीक है, यहां अब इसकी वजह से हो जाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, अब एट्रिया यहां पे, अब इसी पॉइंट पे आपका क्या होगा? इसी पॉइंट पे होगा आपका एट्रियल, एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल। ठीक है, कौन साइडिंग में? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसी पॉइंट पे। ठीक है, एट्रियल डायस्टोल। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज करेगा वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्लोजर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? यहीं पे आपका ट्राई कस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज। ट्राई कस्पिड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगा वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ने से। वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ने से ये वाल्व क्लोज हो गया। ठीक है, अब ट्राई कस्पिड बाइकस्पिड वाल्व में आपका क्या हो जाएगा? बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के बाद क्लोज हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो आप क्या खोलेगा? सेमी लुनार वाल्व ओपन। ठीक है, सेमी लुनार वेल्व्स ओपन। सेमी लुनार वेल्व्स ओपन हो जाएंगे अब। ठीक है, अब भाई आपका राइट साइड से आपका पर्मनरी आर्टरी ले जाएगा, एओर्टा लेफ्ट साइड से फोर्स्ड ओपन। ठीक है, अभी ये खुल गए सेमी लुनार वेल्व्स, और ब्लड क्या निकल जाएगा? ब्लड आपका पर्मनरी आर्टरी आपका राइट से आपका बाहर निकाल देगा, और आपका इधर आपका एओर्टा, एओर्टा आपका लेफ्ट से बाहर निकाल देगा आपका। ठीक है, ब्लड को। ठीक है, और आपका सर्कुलेटरी पाथवेज में चला जाएगा। अब वेंट्रिकल, अब क्या होगा? वेंट्रिकुलर, ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा, फिर रिलैक्स कर जाएंगे, वेंट्रिकुलर प्रेशर गिर जाएगा, क्लोजर हो जाएगा। सेमी लुनार वेल्व, सेमी लुनार वेल्व क्लोज्ड। सेमी लुनार वेल्व क्लोज्ड। ठीक है, सेमी लुनार वेल्व क्लोज। बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए वेंट्रिकुलर प्रेशर जब घटेगा, अब वेंट्रिकुलर प्रेशर घट गया तो क्या होगा? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व आपके क्या हो जाएंगे? फोर्स्ड ओपन, फोर्स्ड ओपन। ठीक है, फोर्स्ड ओपन। ठीक है, ये आपका ओपन। ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व पुश्ड ओपन, फोर्स्ड ओपन एक ही बात है। ठीक है, अब प्रेशर भाई बाय द प्रेशर इन एट्रिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड, जो कि एम्प्टी हो गया था इनटू देम बाय वेन्स। फिर से वही आ गया आपका प्रोसेस। ठीक है, वैसे नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और ये साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका पूरा साइकिल था, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, यही मैंने आपको समझा दिया, पूरा साइकिल आपको समझा दिया, पी वाई क्यूज भी इसी में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे दो तीन बातें लिखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ठीक है, मैं यही चीज बताऊंगा क्योंकि आपको याद होनी चाहिए। कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकंड। ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल क्या होता है? 0.8 सेकंड। 72 टाइम्स पर मिनट, मतलब कार्डिक साइकिल परफॉर्म पर मिनट आपका 72 टाइम पर, हार्ट बीट है ना आपका 72 टाइम पर मिनट, मतलब कितनी कार्डिक साइकिल एक मिनट में परफॉर्म हो रही है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल बता दिया आपका 0.8 सेकंड, इसी की वजह से आपने निकाल दिया है। ठीक है, अब देखो स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है, वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml। और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दोगे आप हार्ट रेट से, आपका नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट से, तो आपका आ जाएगा 5000 ml या 5 लीटर। ठीक है, तो हर वेंट्रिकल एक मिनट में आपका इतना निकाल रहा है और एक कार्डियक साइकिल में इतना निकाल रहा है। ठीक है, ओके। एथलीट्स का हायर होता है कार्डियक आउटपुट ऑर्डिनरी मैन से, क्योंकि वो उसके लिए ट्रेन करते हैं। ठीक है, लब देखो, हार्ट साउंड होती है एक, तो लब साउंड होती है ट्राई बाय लब। मैंने ऐसे याद रखा है, ट्राई कस्पिड बाय कस्पिड क्लोजर, क्लोजर की होती है साउंड। ट्राई बाय लब सेमी लुनार डब, ट्राई बाय लब सेमी लुनार डब, ऐसे याद रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए भाई कब क्लोजर होता है। ठीक है, ट्राई कस्पिड वाल्व का क्लोजर कब होता है भाई। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस में बहुत ये काम आती है साउंड्स। ठीक है, अब एक और है भाई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एक्चुअल में ये हेडिंग होनी चाहिए थी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे, मशीन के बारे में ये बता रखा है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है आपका जो ग्राफ उसके ऑब्टेन होता है, उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, गलती हो सकती है इसमें। ठीक है, मशीन, दिस टाइप मशीन इज यूज टू ऑब्टेन, सॉरी मैं कह रहा था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है ना, आपकी जो मशीन होती है उस पर आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो करते हो, ऑब्टेन करते हो। ठीक है,
ठीक है, ये कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, अब देखो मैं बोलते बोलते कुछ और बोल दिया। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। आप देखो सबसे पहले मशीन जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और उस पर आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑब्टेन करते हो, जिसकी हेडिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होनी चाहिए थी ना, क्योंकि भाई हम आप उसके बारे में पढ़ोगे सीधा डायरेक्टली। ठीक है, ईसीजी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। ठीक है, तीन इलेक्ट्रिकल लीड कनेक्ट कर देते हैं पेशेंट के, एक आपका रिस्ट पे करते हो, वन टू ईच रिस्ट, दो रिस्ट पे, और एक लेफ्ट एंकल पे कर देते हैं। डिटेल्ड के लिए भाई चेस्ट रीजन पे बहुत सारी कर देते हैं, कहीं ना कहीं तो आपने देखा ही होगा टीवी वगैरह में। ठीक है, अभी ये जो ये डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसको पता है क्या करते हैं, इसको अगर आपने इसका अच्छा क्वेश्चन देखा होगा तो इसको उल्टा बना के दे देते हैं। इसको उल्टा बना के दे देते हैं और यहाँ पी मार्क कर देंगे, यहाँ टी मार्क कर देंगे। ठीक है, तो उसमें गलती कर दो। ठीक, तो देखो पी में क्या होता है ना, पी में होता है आपका डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। एट्रिया ठीक है, पी अगर पी वेव है, ये पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, आपका एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन डीपोलराइजेशन। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में डीपोलराइजेशन होता है, वेंट्रिकल का वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनिशिएट करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और टी पे होता है आपका रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, मतलब यहाँ पे आपका जो एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा आपका, सॉरी एट्रिया नहीं वेंट्रिकल्स। ठीक है, और एंड ऑफ टी वेव, यहाँ पे टी वेव जब खत्म होता है तो वो बताता है एंड ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल यहाँ पे खत्म हो गया, ये पी है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, और ये आपका टी वेव है। ध्यान रखना है उल्टा करके दे दिया है, देखो इधर लंबा है इधर छोटा है। ठीक है, टी वेव और टी वेव कितना अलग दिखते हैं। ठीक, भाई काउंटिंग करो आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की तो आप बता सकते हो भाई हार्ट बीट, रेट ऑफ इंडिविजुअल, ईसीजी ऑब्टेन। ठीक है, आपका ये शेप इंडिकेट करता है एबनॉर्मलिटी या डिजीज, अगर आप मोस्टली लोगों में, ठीक है, हर किसी में ऑलमोस्ट सिमिलर शेप होता है, अगर नहीं है तो भाई आपका दिक्कत है, आपका कोई डिजीज हो सकता है। डबल सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। डबल सर्कुलेशन में आपका बेसिकली ईच आर्टरी, ठीक है, ये आपका बता रहा है, तीन लेयर्स होती है आपकी, इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वामस एंडोथेलियम, ट्यूनिका इंटीमा, मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर, ट्यूनिका मीडिया, एंड एक्सटर्नल लेयर होती है फाइबरस कनेक्टेड टिश्यू की कोलेजन फाइबर के साथ, जिसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, एक्सटर्नल लेयर फाइबरस कनेक्टेड टिश्यू है, मिडिल आपकी आपकी स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर की ट्यूनिका इंटीमा, ठीक सॉरी ट्यूनिका मीडिया, और आपकी इनर लाइनिंग है आपकी स्क्वामस एंडोथेलियम की ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, तो ट्यूनिका मीडिया कंपेरेटिवली थिन होती है वेन्स में। ठीक, एक ये बात आपने लिख रखी है। ब्लड पंप राइट वेंट्रिकल करने, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो सबको पता ही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज आउट बाय, ठीक है ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द एओर्टा इज कैरीड बाय a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues, from where deoxygenated blood connect होता है by system of venules, veins and vena cava and emptied into the right atrium। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है एओर्टा में, कैरी कर रहा है नेटवर्क ऑफ आर्टरी, आर्टेरियल कैपिलरी से टिश्यूज तक जाएगा, वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे कलेक्ट होगा, वहां पे कौन सिस्टम वेन्यू वेन्स करेंगे भाई, सिस्टम ऑफ वेन्स वेना कावा। ठीक है, और एम्प्टी कर देंगी राइट एट्रियम में। ये वाला जो पाथवे है इसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये नीचे वाला जो इधर का हो गया, इधर से जाएगा और उधर से इधर। अब देखो जो ये ऊपर लिखा हुआ था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स पे जाएगा, लंग्स पे जाएगा पहले, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जो आ जाएगा पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, लंग्स पे जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ गया, तो आपका वो पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, अच्छा। यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन देखने को मिलता है आपको डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लिवर, डाइजेस्टिव ट्रैक और लिवर के बीच में यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम का नाम हमेशा ऑन द नेम ऑफ सेकंड ऑर्गन पे देते हैं। देखो लिवर, लिवर के सेल्स का नाम क्या होता है, हिपैटोसाइट्स, हिपैटोसाइट, तो उसी के सेकंड ऑर्गन के नाम पे देते हैं। ठीक है, किसके बीच में, डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लिवर, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। और क्या है, हिपैटिक पोर्टल वेन कैरी करती है ब्लड को इंटेस्टाइन से लिवर, ठीक है, बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, इंटेस्टाइन से लिवर तक लेके जाएगी, और तब तक लेके जाएगी जब तक वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए डिलीवर ना हो जाए, बिफोर इट इज डिलीवर्ड। ठीक है, एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल देखने को मिलता है हमारी बॉडी में एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम कार्डिक मस्कुलेचर, मतलब कार्डिक मस्कुलेचर तक और कार्डिक मस्कुलेचर से आपका एक कोरोनरी सर्कुलेशन, ये भी पीवाईक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला वो डायग्राम दे रखा है ल्यूमेन वगैरह का, ये आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, रेगुलेशन आपका जो कार्डिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट करता है वो आपका कौन करता है भाई, ऑटो रेगुलेटेड है बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, नोडल टिश्यू, हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, हार्ट को मायोजेनिक कहा जाता है। ठीक है, ऑटो रेगुलेटेड है, मेडुला ऑब्लिंगेटा न्यूरोन मॉडरेट करते हैं कार्डिक फंक्शंस को, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम न्यूरल सिग्नल्स थ्रू सिंपैथेटिक नर्व्स, ठीक है, इंक्रीज कर सकते हैं रेट ऑफ हार्ट बीट को, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन और देयर बाय क्या कर सकते हैं, कार्डिक आउटपुट को भी आपका इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल का करते हैं आपका डिक्रीज करते हैं, तो सिंपैथेटिक इंक्रीज करेगा आपका सब कुछ, और पैरासिम्पैथेटिक आपका डिक्रीज करेगा रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन, एक्शन पोटेंशियल और कार्डिक आउटपुट को भी डिक्रीज कर देगा। ठीक है, ये दो चीजें याद रहनी चाहिए, कौन इंक्रीज कौन डिक्रीज। एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स आल्सो इंक्रीज करते हैं कार्डिक आउटपुट को। ठीक है, री 2025 में इस पे थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आया था। ठीक है, पर यहाँ लिखा हुआ है एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन जो है आपके, वो इंक्रीज करते हैं कार्डियक आउटपुट को। ठीक है,
अब देखो डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो आपका सबसे पहला हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल आपका 120/80 होता है, ठीक है। और इसमें आपका जो ब्लड प्रेशर रिपीटेड आपका 140/90 आ रहा है, तो आपको हायर हाई हाई भाई या हायर आ रहा है तो हाइपरटेंशन हो गया। इससे बहुत सारी डिजीज हो सकती है और वाइटल ऑर्गन्स को भी दिक्कत दे सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है? ऑफन रिफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अफेक्ट करती है वेसल्स को जो सप्लाई कर रहे हैं ब्लड टू हार्ट, ठीक है। डिपॉजिट बाय कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू। आपका ल्यूमिन ल्यूमिन नैरो हो जाती है आपकी, ठीक है, आर्टरी की, ठीक। ये आपका एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है, ये याद रखना है। एंजिना, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं ऐसे में। एक्यूट चेस्ट पेन होता है, आपको कोई इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही अगर हार्ट मसल तक, तो एंजाइना हो जाएगा। मेन एंड वुमेन किसी भी एज में हो सकता है, कॉमन है मिडिल एज में, एल्डरली में, ठीक है। हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर इसमें बहुत दिक्कत होती है। हार्ट फेलियर बहुत सिंपल सी बात है, पंप ही नहीं कर रहा है, इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा अपनी बॉडी की नीड्स को मीट करने के लिए, तो वो आपका हार्ट फेलियर है, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, लंग्स तक भर जाता है ब्लड, ठीक है, तो आपका हार्ट फेलियर हो जाता है, ठीक है। कंजेशन ऑफ लंग्स हो जाती है, वन ऑफ द मेन सिम्टम है इस डिजीज में। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डिक अरेस्ट, ठीक है। हार्ट भाई कार्डिक अरेस्ट अलग होता है। कार्डिक अरेस्ट का मतलब है हार्ट बीट करना ही रुक गया, ठीक है, तो वो कार्डिक अरेस्ट है। हार्ट अटैक क्या होता है भाई? हार्ट अटैक जब भाई हार्ट मसल कहीं सडनली डैमेज होता है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे समरी एक बार देख लिया। ओके ओके ओके, इसकी समरी, ठीक है, इसकी समरी में यही सब लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा, ठीक है। एक बार आप इसकी समरी जरूर पढ़ लें, ठीक है। पानी पी लो भाई सब, ठीक है ठीक है। तो हमारे चैप्टर खत्म हो गया। अब हम जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है। ये चैप्टर भी हम जल्दी से निपटा देंगे, ठीक है। जल्दी से चैप्टर भी खत्म करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई सा भी पार्ट नहीं समझ आया या पिछले चैप्टर का, तो आप उसको फिर से पीछे जाके देखो, ठीक है, आपको आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो आपको डिटेल लेक्चर कहीं से पढ़ा होगा, आपके नोट्स हैं, ठीक है, आप एक बार उधर मैकेनिज्म से जाके देखो, ठीक है। वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इस टाइम पर रिविजन भी करना है सीधा सीधा एनसीईआरटी से, ओके। चलो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है। अब मैं इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ। इसमें आपका सबसे पहले ना काफी सारी चीजें लिख रखी है कि कौन कैसा है, कौन अमोनोटेलिक है, यूरोटेलिक है, ये सब दे रखा है ना, वो मैंने अलग से लिख दिया है ऊपर ही, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइंस दे रखी है। एनिमल एक्यूमुलेट करते हैं भाई बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट, आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी अदर मींस ऑक्सीजनेशन, ठीक है। दी सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव टोटली, और टोटली और पार्शियली रिमूव करे जाने चाहिए ये सब्सटेंसेस, ये कह रहा है, ठीक। किडनीज डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्वेटिक एनिमल फॉर एक्सटिंक्शन, ठीक है। ये एक बात दे रखी है नीचे कहीं पे, ठीक है, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, अमोनिया, अमोनिया के बारे में देखा। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है, और उसे बहुत सारा पानी चाहिए होता है एलिमिनेशन के लिए, और यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है। तो एक्सक्रीटिंग जो ठीक है, ठीक, चलो पहले ये पढ़ लेते हैं हम कि भाई कौन क्या होता है, कौन अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक, आपका यूरिकोटेलिक होता है, ठीक है। तो ये देखो, यही बात यहाँ पे आपकी दे रखी है, यही बात यहाँ पे आपकी दी हुई। देखो जो बोनी फिशेज हैं, बोनी फिशेज हैं, वो आपकी बोनी फिशेज अक्वेटिक एम्फीबियंस, मतलब अक्वेटिक एम्फीबियंस और अक्वेटिक इंसेक्ट्स, ठीक है। बोनी फिशेज, अक्वेटिक एम्फीबियंस और अक्वेटिक इंसेक्ट्स क्या होते हैं? आपके आपके अमोनोटेलिक होते हैं। कैसे याद रखोगे इसे? कैसे याद रखोगे? बोनी फिशेज, अक्वेटिक एम्फीबियन, अक्वेटिक इंसेक्ट्स क्या होते हैं? आपके अमोनोटेलिक होते हैं। याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। देखो अक्वेटिक वाले जो होते हैं ना, इसको लार्ज अमाउंट ऑफ पानी चाहिए, ठीक है। तो अक्वेटिक वाले मोस्टली आपके जो होंगे वो आपका करते हैं अमोनोटेलिज्म, अमोनोटेलिक एनिमल्स वही होते हैं आपके, ठीक है, जो आपके पानी में रह रहे हैं, ठीक है। आपकी कौन सी? अक्वेटिक एम्फीबियंस, अक्वेटिक इंसेक्ट्स इसमें आ गए, ठीक है। और बोनी फिशेज आती है, ठीक है। अब मरीन फिशेज रह गई, मरीन फिशेज रह गई, वो आपकी यूरियोटेलिक होती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बोनी फिशेज आपकी अमोनोटेलिक होती है। मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मरीन फिशेज यूरियोटेलिक। यूरिया जो है उसको आपको, ठीक है, मीडियम अमाउंट ऑफ पानी चाहिए, तो वो टेरेस्ट्रियल वाले कर लेते हैं आपका। मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मरीन फिशेज आपकी जो है वो यूरियोटेलिक होती है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स आपके यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड क्या एक्सक्रीशन करते हैं? पेलेट और पेस्ट, पेलेट और पेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीशन दिखाते हैं इसका, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखा है, देखो यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई है जो नीचे दी है एनसीईआरटी ने कहीं पे। किडनीज डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्वेटिक एनिमल्स फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। किडनीज भाई एक मतलब आपका जो एक सिग्निफिकेंट रोल नहीं दिखाती है एक्सक्रीशन किसमें? एक्वेटिक एनिमल्स में। और फिशेस, फिशेस किस फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं आपका? इन फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस आपका करते हैं, ठीक है। ये कहीं लिखा होगा, देखो ये लिखा, ये लिखा होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ ये वाला पार्ट, ठीक। चलो आगे देखते हैं। ये मैंने पूरा बताया, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो, हाँ, अब ये वाला पार्ट पढ़ते हैं। अमोनिया, अमोनिया जो मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है आपका, वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में,
ठीक है, यूरियोटेलिक एनिमल्स की बात बता रहा है कि अमोनिया मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस हुआ लिवर में कहाँ पे, लिवर में यूरिया में कन्वर्ट हो गया, और यूरिया इज ऑल्सो रिटेन्ड फॉर ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया ये रिटेन कर लेता है किसके लिए, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, सम अमाउंट ऑफ यूरिया, ठीक, डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है कि किसके कैसे एक्सीडेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, एक्सीडेशन के लिए कौन से स्ट्रक्चर किस किस पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो यहाँ पे दे रखा है, तो वो भी बात कर लेते हैं। देखो, आपके जो प्लैटीहेल्मिन्थस रोटिफर्स और कुछ एनालिड्स एंड सेफालोकॉर्डेट्स, प्लैटीहेल्मिन्थस रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड सेफालोकॉर्डेट्स, इनमें आपके प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए। नेफ्रीडिया आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अर्थवॉर्म एंड अदर एनालिड्स। कुछ एनालिड्स तो यहाँ पे जो बचे हुए एनालिड्स हैं उसमें आपके नेफ्रीडिया प्रेजेंट होंगे, और अर्थवॉर्म में आपका नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेल्फिगियन टिब्यूल्स आपको कॉकरोचेस में देखने को मिल जाएंगे। मेल्फिगियन टिब्यूल्स कहाँ देखने को मिलेंगे, कॉकरोचेस में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड आपको क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन्स, ये पूछा जा सकता है, क्रस्टेशियंस डैश प्रॉन्स। ठीक है, क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स, ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बस ये यहीं पे ये पूरे पैराग्राफ में यही दे रखा है। ठीक है, ठीक, अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम शुरू करते हैं। तो हम भाई हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका पेयर ऑफ किडनीज है, वन पेयर ऑफ यूरेटर है, अ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर है, और अ यूरेथ्रा मतलब एक यूरेथ्रा है। ठीक है, पता चल गया क्या पेड है क्या नहीं है, क्या आप देखो सिंगल है क्या पेड है। ठीक है, किडनीज की बात करें, किडनी 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है, आपको डायमेंशन पता होना चाहिए। 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन वेथ, 2 से 3 सेंटीमीटर थिक होती है, और 120 से 170 ग्राम इसका वेट होता है किडनी का। कैसे, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में 5 से 7 सेंटीमीटर मोटी, 2 से 3 सॉरी चौड़ी भाई विथ विथ, ठीक है, और 2 से 3 सेंटीमीटर आपकी थिक है। ठीक है, थिकनेस होती है 2 से 3, और 120 से 170 ग्राम आपका इसका वेट रहता है। ठीक है, एवरेज वेट बताया हुआ। लोकेशन की बात करें तो कहां पर लोकेटेड होती है, कि लास्ट थोरैसिक मतलब T12 जो आपकी वर्टिब्रा होती है, लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर मतलब L3 T12 लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा, इनके बीच में आपकी लोकेटेड होती है, क्लोज टू डोर्सल इनर वॉल के पास, डोर्सल इनर वॉल के पास। ठीक है, ओके, डायग्राम हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये आपका क्या बना है, ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये क्या है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, ये रहा आपका रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी, ये रहा एड्रिनल ग्लैंड, इसके ऊपर होता है ना रीनल आर्टरी, रीनल वेन अंदर से पीछे वाला है। ठीक है, ये किडनी हो गई आपकी, डोर्सल एओर्टा। ठीक है, ये रहा यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये देखो, अब ये देखो ये वाला जो रीजन है ना, इसको अभी हम जूम आगे देख लेंगे, पर यहाँ पे देखो ये वाला है आपका कॉर्टेक्स, ये वाला है आपका मेडुला, और ये अंदर वाला है आपका पेल्विस। ठीक है, इन्फीरियर वीना कावा ये रही। ठीक है, ये पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, ये भी पूछा गया है। ठीक है, और क्या पता क्या पूछ ले। ठीक है, तो ये भी इनमें पढ़ाना चाहिए। देखो, आउटर लेयर किडनी के बारे में बात हो रही है। आउटर लेयर कैसा होता है, इसका टफ कैप्सूल, और मेडुलरी पिरामिड जो होते हैं प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसिस, जो हमने मेडुलरी पिरामिड देखे ना, ये होते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है, ये कैसे प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसिस में आपका प्रोजेक्टिंग अंदर को चले जाते हैं। ठीक है, कोनिकल मासेस होते हैं प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसिस। ठीक है, और इधर आ जाओ। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। देखो, हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट। हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट्स। ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल की बात करें तो एक फाइन ब्रांच होती है रीनल आर्टरी की। ठीक है, यहीं पे दे रखा है इसके बारे में, एफरेंट आर्टीरियोल क्या होती है, एक फाइन ब्रांच है। फाइन ब्रांच है आपकी किसकी, रीनल आर्टरी की। जितना दिया है इस पैरा में उतना ही लिखा हुआ। एफरेंट आर्टीरियोल एक फाइन ब्रांच है रीनल आर्टरी की। और बोमेंस कैप्सूल की अगर मैं बात करूं तो बोमेंस कैप्सूल डबल वॉल्ड कप लाइक होता है, डबल वॉल्ड होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, बिगिनिंग ऑफ रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल की बिगिनिंग कहां से होती है, अगर क्वेश्चन आ गया भाई रीनल टिब्यूल कहां से शुरू होता है, तो आपका बोमेंस कैप्सूल से बिगिनिंग होती है ऑफ रीनल टिब्यूल। ठीक है, डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, ये देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोमेरुलस प्लस ब्लड कैप सॉरी ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, इसको हम क्या क्या बोलते हैं, इसको हम साथ में क्या बोलते हैं। ठीक है, इनका एसोसिएशन होता है, इसको हम बोलते हैं आपका मेल्फिगियन बॉडी या रीनल कर्पस्कल, मेल्फिगियन बॉडी या रीनल कर्पस्कल। ठीक है, ठीक, इनके एसोसिएशन को हम बोलते हैं मेल्फिगियन बॉडी या रीनल कर्पस्कल। ठीक है, अलॉन्ग विद ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमेंस कैप्सूल आपका मेल्फिगियन बॉडी रीनल कर्पस्कल बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ये मेडुलरी पिरामिड हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, बीच का जो है दो मेडुलरी पिरामिड के बीच का आपका रीनल कॉलम, ये कॉर्टेक्स है, ये रीनल कैप्सूल है। देखो ये रहा आपका कैलस। ठीक है, तो मेडुलरी पिरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलसिस। ठीक है, तो ये कैलिक्स सिंगुलर है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, और ये रीनल पेल्विस ये वाला रीजन है।
ठीक है, और ये आपका क्यूरेटर। ये डायग्राम पूछा जा सकता है, हो सकता है इस बार एक्सक्रीशन से ये वाला डायग्राम पूछ ले। ठीक है, हाँ, ये डायग्राम भी देख लो। इसमें क्या है, इसमें आपका इफरेंट आर्टीरियल है, ये एफरेंट। एफरेंट आर्टीरियल चौड़ा होता है इफरेंट आर्टीरियल से, ठीक है, उसका डायमीटर ज्यादा होता है। एफरेंट आर्टीरियल का डायमीटर ज्यादा होता है इफरेंट आर्टीरियल से। ठीक है, ये है देखो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये बोमेंस कैप्सूल। ये रहा आपका प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पीसीटी यहाँ पे दे रखा है देखो, इधर है, ये रहा पीसीटी। ये पीछे की साइड में होता है आपका डीसीटी, बाद में होता है पीसीटी के, है ना। ये रहा आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब मतलब जो गिरता हुआ लिम्ब है, नीचे को जाता हुआ लिम्ब है आपका डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। ऊपर चढ़ता हुआ लिम्ब आपका कौन सा है, असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। हेनलेज लूप बनाता है, और इसी के पैरेलल आपकी क्या है, वासा रेक्टा है। ठीक है, नेटवर्क और ट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, वासा रेक्टा। और ये रही आपकी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, देखो देखो अब डीसीटी के बारे में देखो। डीसीटी पीसीटी हमने पढ़ा, पीसीटी के बारे में हमने पढ़ लिया। देखो हाईली कॉइल्ड, देखो यहाँ पे ही देख लो, टिब्यूल कंटिन्यू होता है फर्दर इनटू हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, हेयर पिन शेप्ड होता है आपका हेनलेज लूप, नेक्स्ट पार्ट है टिब्यूल का। और फिर डिसेंडिंग है ना, असेंडिंग लिम्ब आ जाता है। फिर असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज टू हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन, जिसको हम बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब देखो बहुत सारे डीसीटीज, मेनी डीसीटीज कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस। बहुत सारे डीसीटीज कन्वर्ज होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, देखो पहले आपको सीक्वेंस में बताता हूँ। देखो पहले हमने पढ़ा पीसीटी, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। फिर वो कहाँ ओपन हुआ, हेनलेज लूप में। ठीक है, फिर अब एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में घुस रहे हैं हम, जिसे हम कह रहे हैं हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं आपका डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो डीसीटी जो आपके डीसीटीज है, बहुत सारे डीसीटीज हैं, उसमें से बहुत सारे जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे कलेक्टिंग डक्ट में। डीसीटी बहुत सारे नेफ्रॉन के ओपन कहाँ होंगे, आपके सीधा कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत और डीसीटीज मेनी कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इनटू द कैलसिस। ठीक है, ये लाइन क्या है, आपका रीनल पेल्विस में ओपन हो रहे हैं थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इनटू द कैलसिस। ठीक है, बचे हुए कुछ इधर हो गए, कुछ इधर हो गए। ठीक, ओके, अब ये डायग्राम देखो, इधर आपका इफरेंट आर्टीरियल बना है, इफरेंट आर्टीरियल डायमीटर चौड़ा दिख रहा है आपको, ये बोमेंस कैप्सूल, और ये आपका पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, पीसीटी, डीसीटी और मेरफिगियन कॉर्पस्कल। ठीक है, ये वाला आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं दिया है। ठीक है, पीसीटी, डीसीटी और मेल्फिगियन कॉर्पस्कल। ठीक है, साथ में क्या बोलते हैं हमें, कॉर्टिकल रीजन इसे कहते हैं। पीसीटी, डीसीटी और मेल्फिगियन कॉर्पस्कल, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल रीजन कहा जाता है। कॉर्टिकल रीजन कहा जाता है। मेल्फिगियन कॉर्पस्कल होता क्या है, मेल्फिगियन कॉर्पस्कल होता क्या है बताओ। मेल्फिगियन कॉर्पस्कल होता क्या है, मेल्फिगियन कॉर्पस्कल वही है आपका भाई ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल। ठीक, ये रहा देखो। ठीक, ठीक है, तो कॉर्टिकल रीजन में, और मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन जो है आपके, दो टाइप के नेफ्रॉन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स जो है आपके वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं। ठीक है, जिनका हेनलेज लूप शॉर्ट होता है, हेनलेज लूप शॉर्ट, छोटा हेनले लूप है, और एक्सटेंड वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। ठीक है, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन कौन से आपके, इनका हेनलेज लूप रन्स वेरी डीप और वेरी लॉन्ग इनटू द मेडुला। ठीक है, अंदर मेडुला के जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है आपके। ठीक है, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, देखो अब क्या होगा ना, अब इफरेंट आर्टीरियल इमर्जिंग फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड रीनल टिब्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरी टिब्यूलर कैपिलरी। देखो इफरेंट आर्टीरियल इमर्ज हो रहा है फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू फॉर्म अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क। इफरेंट आर्टीरियल ये रीनल टिब्यूल का राउंड कर रहा है, जिसे हम कहते हैं पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज। पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज पैरेलल टू, जो हेनरीज लूप के पैरेलल वाली पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज है, उसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। ये एब्सेंट होती है, हाईली रेड्यूस होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। ठीक है, अब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। यूरिन फॉर्मेशन में आपका देखो 1100 से 1200 आपका ml ऑफ ब्लड फिल्टर होता है बाय किडनीज पर मिनट। ठीक है, आपकी किडनी 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड हर मिनट फिल्टर कर रही है। ठीक है, तीन मेन प्रोसेस होते हैं यहाँ पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। ठीक है, तो रफली 1/5 ऑफ ब्लड इज पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। तो रफली 1/5 इसका इसका 1/5 जो ब्लड है वो आपका पंप कर रहा है ईच वेंट्रिकल पर मिनट। सॉरी, ये आपका ये 1100 से 1200 ml वो है जो आपका 1/5 ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, मतलब 5000 ml का 1/5 है। ठीक है, थ्री लेयर्स होती हैं इसमें, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, एपिथेलियल ऑफ बोमेंस कैप्सूल और बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो इन दो लेयर्स के बीच में होती है। ठीक है, सबसे देखो एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, एपिथेलियल ऑफ बोमेंस कैप्सूल और बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी इसके बीच में होती है, इन दो लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है,
ठीक है, ये इन दो लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक, अब देखो इसमें देखो, अब आपके जो बोमेंस कैप्सूल के कुछ सेल्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं पोडोसाइट सेल, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं बोमेंस कैप्सूल के, अरेंज होते हैं इंट्रीकेट मैनर में। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, डायरेक्ट पूछ लिया अगर लाइन तो आपको, इंट्रीकेट मैनर में अरेंज होते हैं, ठीक है, और बनाते हैं क्या, बनाते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनाते हैं, स्लिट पोर्स बनाते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन करने में ये काम आते हैं। ठीक है, ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट द प्रोटीन्स, प्रोटीन को छोड़ के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पास कर जाते हैं आपके बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, इसलिए इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, प्रोटीन को छोड़ के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पास कर जाते हैं आपके बोमेंस कैप्सूल में, इसलिए इसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जीएफआर की बात करते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है आपका जीएफआर, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट, कितना फिल्ट्रेट बन रहा है पर मिनट, उसको हम कहते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो आपका कितना फिल्ट्रेट बन रहा है पर मिनट, वो आपका जीएफआर 125 ml पर मिनट बनता है, मतलब 180 लीटर पर डे एक हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, इतना आपका बनता है। अब देखो, जक्स्टा ग्लोमेरुलरी आपका जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस क्या होता है, ये आपका क्या होता है, देखो, जब भी आप देखो, सबसे पहले होता क्या है मैं बताता हूँ। सेलुलर मॉडिफिकेशन होती है डीसीटी एंड एफरेंट आर्टीरियोल में, जहां डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल मिल रहे हैं ना, उनके कॉन्टैक्ट पे एक सेलुलर मॉडिफिकेशन है, जिससे जक्स्टा ग्लोमेरुलरी अपरेटस बन रहा है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बन रहा है। जब भी जीएफआर कम है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है, जीएफआर कम है, तो जेजी सेल्स एक्टिवेट होकर रेनिन सिक्रीट करते हैं, जो स्टिमुलेट करता है जीडीएफ, मतलब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को सिक्रीट स्टिमुलेट करेगा, और जीएफआर बैक टू नॉर्मल। ठीक है, जीएफआर नॉर्मल वापस आ जाता है। ठीक है, ग्लूकोज, अब ये देखो, ये वाला पैराग्राफ में दे रखा है, ये वाला पार्ट, ये वाले पैराग्राफ में क्या दे रखा है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और Na पॉजिटिव। सुनो, ग्लूकोज, सबसे पहले देखो, फिल्ट्रेट फॉर्म कितना हो रहा है आपका, 180 लीटर पर डे, यूरिन रिलीज हो रहा है 1.5 लीटर। ठीक है, मतलब 99% जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्सॉर्ब हो रहा है बाय रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो देखो, एक्टिव एंड पैसिव मैकेनिज्म के थ्रू रीअब्सॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na पॉजिटिव कैसे होते हैं, एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं। ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, Na पॉजिटिव एक्सेट्रा और भी होते हैं, पर ये एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं। ठीक है, जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट वाटर इनिशियली इनिशियली जो वाटर आपका जो होता है, ये आपका पैसिवली रीअब्सॉर्ब होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वाटर, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर पैसिवली होता है इनिशियल सेगमेंट्स में, इनिशियली मतलब इनिशियल सेगमेंट नेफ्रॉन में पैसिवली रीअब्सॉर्ब होता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया, याद रहना चाहिए। ठीक है, अब आपका क्या है, एच पॉजिटिव के पॉजिटिव आयंस का क्या होता है आपका, एच पॉजिटिव के पॉजिटिव आयंस और अमोनिया का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। एच पॉजिटिव के पॉजिटिव आयंस इनटू द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट में सिक्रीट करे जाते हैं। कौन सिक्रीट करता है, ट्यूब्यूलर सेल सिक्रीट करते हैं। कौन सिक्रीट करता है, ट्यूब्यूलर सेल सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, एच पॉजिटिव के पॉजिटिव अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट, मेंटेन्स आयनिक बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में ये काम आता है बॉडी फ्लूइड्स का। तो कौन कर रहा है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ट्यूब्यूल सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखो, हर जगह हरा 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 हो रखा है, बहुत भर भर के सवाल इससे पूछे गए हैं। क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, सबसे पहले तो पीसीटी, पीसीटी लाइंड होता है भाई सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर भी है, ब्रश बॉर्डर नहीं लिखा है, ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर, सिंपल क्यूबॉइडल आपकी ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से पीसीटी लैंड होता है। वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा अगर, ठीक है, आपके आपका एनिमल टिश्यूज वाले चैप्टर में नहीं पढ़ा है तो उसका भाई लेक्चर अपलोडेड है, जाके देखो, उसका भी रिवीजन हो जाएगा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीसीटी की बात करें, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से लाइंड होता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और पानी रीअब्सॉर्ब हो जाता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और पानी आपका क्या होगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन देखने को मिलता है असेंडिंग लिम्ब में, क्योंकि इम्परमिएबल होता है वाटर का, पर अलाउ इलेक्ट्रोलाइट, इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए पर अलाउ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा देखो, ये भी याद नहीं रहता, ये भूल जाते हो बार बार। ठीक है, पर इसको याद रहना चाहिए आपको, असेंडिंग लिम्ब, सॉरी, उठता हुआ जो लिम्ब है आपका, ये वाला, अगर डायग्राम देखा हुआ है, डायग्राम याद रहता है तो आपको याद रहेगा। असेंडिंग लिम्ब होता है आपका मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन, सबसे पहली बात यहाँ पे होगा। और हाँ, ये आपका इम्परमिएबल होता है, वाटर के लिए इम्परमिएबल है, मतलब पानी को नहीं रखेगा, पानी को इम्परमिएबल है, और अलाउ करता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब, गिरता हुआ जो लिम्ब है आपका, वो क्या करेगा, परमिएबल है वाटर के लिए, पानी के लिए परमिएबल है, इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट, यह भी देखेंगे वो। ठीक है, और क्या डीसीटी के बारे में दे रखा है, डीसीटी क्या करता है, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन करता है, Na पॉजिटिव वाटर। ठीक है, Na पॉजिटिव और पानी का क्या करता है, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन करता है, जब जरूरत पड़ेगी तब रीअब्सॉर्प्शन करेगा कंडीशंस में, तो ये कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, और क्या करता है, केपेबल है आपका HCO3 नेगेटिव आयंस का रीअब्सॉर्प्शन करने के लिए। ठीक है, HCO3 नेगेटिव आयंस का भी ये रीअब्सॉर्प्शन करता है। ठीक है,
देखो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एससीओ3 नेगेटिव आयन, और सेलेक्टिव सिक्रीशन भी कर सकता है। ये देखो ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव सिक्रीशन भी कर सकता है इसका हाइड्रोजन पोटेशियम आयंस का एंड NH3। ठीक है, हाइड्रोजन पोटेशियम एंड अमोनिया का सेलेक्टिव सिक्रीशन करता है। ये आपका सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन करने में काम आते हैं ब्लड का। ठीक है, ठीक है, ये आप देखो ये वाला जो डायग्राम है ये भाई बहुत तगड़ा डायग्राम है, इससे इस साल भी सवाल आया हुआ है। ठीक है, और इसी से आप वो समझ सकते हो कि भाई परमेबल है इम्परमेबल है। देखो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है परमिएबल टू वाटर है, दिख रहा है हमें, परमिएबल टू वाटर है, इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, कोई इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा है नहीं, परमिएबल टू वाटर है। ठीक है, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ये रहा, ये आपका परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, पानी नहीं है, देखो पानी कोई नहीं है, परमिएबल है आपका इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इम्परमेबल है आपका पानी के लिए। ठीक, सेगमेंट इसका ऊपर होता है। ठीक है, ये देखो, ठीक, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट की भी बात करेंगे हम, यूरिया आपका देता है और पानी के लिए भी रहता है, अभी देख लेंगे कलेक्टिंग डक्ट का। ठीक है, ये आपका ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स रीजन में, देखो कॉर्टेक्स रीजन में आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा गया था, पीसीटी के बारे में पूछा गया था इसका। ठीक है, सॉरी डीसीटी पूछा था शायद। पीसीटी की बात करें अगर हम, तो SCO3 नेगेटिव, NaCl, H2O, न्यूट्रिएंट के पास देखो SCO3 नेगेटिव आपका आपका यहाँ निकल रहा है। ठीक है, आपका पीसीटी में देखो, और ये H पॉजिटिव और अमोनिया, H पॉजिटिव और अमोनिया। ठीक है, सिक्रीशन। ठीक, और मेजर आपका न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स रीअब्सॉर्ब। ठीक, डीसीटी में देखो कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन कर रहा है, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन कर रहा है पानी का, Na पॉजिटिव आयन का कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन कर रहा है पानी का, Na पॉजिटिव आयन का। रीअब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है भाई, ये अंदर फिल्ट्रेट घूमता है, इनके इनके अंदर फिल्ट्रेट घूम रहा है, उससे निकाल के वापस भेज रहा है बॉडी में, उससे निकाल के वापस भेज रहा है बॉडी में, वो है रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन ये थोड़ी कि वो अंदर खींचेगा, वो तो सक्रीशन है। रीअब्सॉर्प्शन निकाल के बाहर फेंक रहा है फिल्ट्रेट से, और फिल्ट्रेट में ये चीजें डाल रहा है, H पॉजिटिव NH3 का सिक्रीशन कर रहा है। ठीक है, मतलब डाल रहा है उसमें। इधर भी देखो, इधर आपका K पॉजिटिव H पॉजिटिव डालता है NH3 भी डालता है। क्या करता है, सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये खींच लिया इसने, ये खींच लिया। ठीक है, अब देखो आगे कलेक्टिंग डक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, कलेक्टिंग डक्ट में भाई लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब कलेक्टिंग डक्ट से भाई, ये सिलेक्टिव सिक्रीशन भी कर सकता है H पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव आयंस का। ठीक है, मेंटेन आयनिक बैलेंस और सिलेक्टिव सिक्रीशन ये आपका कर सकता है। कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ मेडुला। देखो कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी से यहाँ से, देखो यहाँ से लेके इनर पार्ट ऑफ द मेडुला तक एक्सटेंड होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन। ये देखो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने में कौन आपका रोल अदा करता है सबसे ज्यादा, कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब, जितना ज्यादा पानी निकालती है उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन हो जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ठीक है, ये कुछ नहीं भाई, फिर आपका मैकेनिज्म दे रखी है, आप तो मैकेनिज्म हमें पढ़नी है। मैमल्स के पास एबिलिटी होती है कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो हेनलेज लूप ऑफ वासारेक्टा का इसमें सिग्निफिकेंट रोल होता है। ठीक है, देखो ये आपका क्या है, असेंडिंग लिम्ब, सॉरी ये देखो सबसे पहले डिसेंडिंग लिम्ब है आपका, हेनलेज लूप है, हेनलेज लूप। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब है ये असेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, इसमें इधर फ्लो हो रहा है, असेंडिंग लिम्ब में ऊपर जाएगा। ठीक है, अब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप के सामने क्या होती है, असेंडिंग, असेंडिंग वासा रखता है, असेंडिंग वासा रखता है, मतलब यहाँ नीचे यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे यहाँ ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ ऊपर यहाँ नीचे, डिसेंडिंग वासा रखता है, यहाँ ऊपर यहाँ नीचे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से काउंटर करंट पैटर्न बन जाता है, इसी वजह से काउंटर करंट पैटर्न बन जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो इसी काउंटर करंट पैटर्न की वजह से मेंटेन कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, देखो इसमें आपका रहेगा 300 मिली ऑस्मोमोल कहाँ पे होता है, कॉर्टेक्स में, और 1200 मिली ऑस्मोमोल आपका होता है इनर मेडुला में। ठीक है, ये आपको याद रहनी चाहिए, 300 मिली ऑस्मोमोल कॉर्टेक्स, 1200 मिली ऑस्मोमोल होता है आपका इनर मेडुला में। ठीक है, ग्रेडियंट किसके वजह से बनता है, मेनली मेनली NaCl इन यूरिया। NaCl क्या करता है, NaCl ट्रांसपोर्ट होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये अभी हमने डायग्राम, अगर वो वाला डायग्राम क्लियर हो गया ना, तो उसके भाई आप सभी क्लियर कर लोगे ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि भाई उसमें दिख रहा है ना, NaCl ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एक्सचेंज करता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा, नीचे वाले डायग्राम में देखेंगे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से एक्सचेंज करता है और रिटर्न कर देता है इंटरस्टिशियम में, कौन, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, यूरिया एंटर करता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, एंटर करता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, ट्रांसपोर्ट होता है बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट छोड़। ठीक है, अभी देखा था उसमें भी दिखाता है। स्पेशल अरेंजमेंट होता है हेनलेज लूप ऑफ वासा रेक्टा में, जैसे हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसी स्पेशल अरेंजमेंट को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। ये वाला डायग्राम देखते हैं, देखो थोड़ा सा छोटा कर लो। ठीक है,
ठीक है, ये इंफिनिट आर्टिकल डिफरेंट आर्टिकल बना रखा है, ये सब है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखना तो कॉर्टेक्स में आपका 300 मिली ऑस्मोल। ये थोड़ा नीचे आप जाओगे तो 600, फिर आपका इनर मेडुला, ठीक है, सबसे नीचे आपका इनर मेडुला में 1200 मिली ऑस्मोल देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो आप क्या क्या करना है आपको। ये रहा वासा रखता, ये आपका नेफ्रॉन है, मतलब यहाँ पे हिल नहीं पाएगा। तो ये क्या है, ये आपका है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब है आपका हेनलेस लूप का। ठीक है, ये कर रहा है आपका, ये क्या कर रहा था भाई, डिसेंडिंग लिम्ब के बारे में इधर ज्यादा बात नहीं कर रखी है NaCl और यूरिया वाले में। ठीक है, वैसे हमने पढ़ लिया है कि H2O का आपका रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, चलो अब असेंडिंग लिम्ब पे बात करते हैं, जो आपकी बात करी हुई है NaCl वाली। ये असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का। NaCl का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है। दे किसको रहा है, सुनो सुनो सुनो, दे किसको रहा था, ये याद आया, किसको दे रहा था, किसको दे रहा था, दे रहा था डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा को। असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले रीअब्जॉर्ब करा, NaCl दे रहा है आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ आपका किसको, वासा रेक्टा को दे दिया इसने, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा को दे दिया। ठीक है, ये देखो अंदर ले लिया उसने इधर से NaCl। ठीक है, यहाँ से पूरा अब तो ऐसे नहीं निकल जाएगा यहीं से बाहर, यहाँ से पूरा घूमेगा और फिर ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ जो आपका वासा रेक्टा है, ये आपका NaCl बाहर निकाल देगा, ये आपका NaCl बाहर निकाल देगा। ठीक है, मिडलरी इंटरस्टिशियम में छोड़ दिया इसने। ठीक है, ये रहा। ठीक, अब और क्या था, कलेक्टिंग डक्ट के बारे में भी बात दे रखी थी भाई, यूरिया वाली। तो यूरिया वाली बात क्या थी, देखो यूरिया वाली बात क्या थी, कलेक्ट कहां से हो रहा है यूरिया, कलेक्ट कहां से होता है, देखो एंटर करता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ कहीं से एंटर करा, यहाँ कहीं से एंटर करा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, ये रहा आपका असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में एंटर करके आपका कहाँ चला गया, इधर आ गया आपका कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट ने आपका छोड़ दिया ऐसे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपका DCT, ये वाला है आपका DCT। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है NaCl और इसके ऊपर DCT में आपका 200 मिली ऑस्मोल होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सवाल अगर कुछ आ गया ऐसे तो आप बना लो बस। कंसंट्रेटिंग द यूरिन, ठीक है, ह्यूमन का यूरिन 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, यूरिन, ठीक है, ये बता रहा है कि 4 टाइम ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है यूरिन, मतलब इनिशियल जो फिल्ट्रेट होता है उससे। ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो आपको पढ़नी है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड को आपका डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और बॉडी एक्टिवेट करती है रिसेप्टर्स को। ठीक है, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे आपके और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस, वो क्या करेगा, एडीएच या वासोप्रेसिन रिलीज करवाएगा। हाइपोथैलेमस क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है तो होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी का मास्टर होता है ये। एडीएच रिलीज कराएगा और वासोप्रेसिन कहां से, न्यूरो हाइपोफाइसिस से, न्यूरो हाइपोफाइसिस से। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस से आपका रिलीज करवाएगा एडीएच। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस से। ठीक है, ठीक, इससे क्या होगा, आपका डायूरेसिस प्रिवेंट हो जाएगा। एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड मतलब डायूरेसिस का कंडीशन आ गया है। ठीक है, तो आपका डायूरेसिस प्रिवेंट हो जाएगा, कमी हो गई ना फ्लूइड की, वो आपकी प्रिवेंट कर दी जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ गया। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा और GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी आपका बढ़ गया। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी आपका बढ़ गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब अगर कभी हुआ आपका ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम, आपका ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो गया, ठीक है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, इस वजह से GFR भी गिर जाएगा। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये जेजी सेल्स को एक्टिवेट करेगा जो क्या सिक्रीट करेंगे, रेनिन। क्या सिक्रीट करेंगे, आपका रेनिन। ठीक है, जेजी सेल्स को एक्टिवेट करेगा जो आपका क्या सिक्रीट करेंगे, रेनिन सिक्रीट करेंगे। रेनिन कन्वर्ट करता है आपको एंजियोटेंसिन 1 को, रेनिन कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 को टू एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनता है। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनता है, फिर आपका जाता है एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 एक वासो कंस्ट्रक्टर होता है। एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, एक वासो कंस्ट्रक्टर होता है। वासो कंस्ट्रक्टर का मतलब है भाई आपका ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन को पतला कर देगा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर देगा। अब ल्यूमेन पतली हो गई तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना। अगर भाई कोई भी आपने पाइप देखा होगा ना, पाइप को ऐसे दबा देते हो तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो वैसे ही ल्यूमेन पतली कर देगा तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ गया, GFR आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, एल्डेस्ट, अब क्या एक और चीज, एक तो ये कर दिया इसने। ठीक है, ये अब और क्या काम करेगा, और ये काम करेगा एल्डेस्टेरोन। एल्डेस्टेरोन को कहेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स से कि तू रिलीज हो। एल्डेस्टेरोन को कहेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है ना एल्डेस्टेरोन, उसको कहेगा तू रिलीज हो और रीअब्सॉर्ब कर Na पॉजिटिव H2O को फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ टिब्यूल। टिब्यूल के डिस्टल पार्ट से आप करो भाई एल्डेस्टेरोन भाई, रीअब्सॉर्ब कर लो Na पॉजिटिव H2O को। ठीक है, वो कराएगा। ठीक, ये आपने इसने इसने दो चीजें यहाँ पे करा दी। ठीक है, अब ये वाला थोड़ा अलग मैकेनिज्म है, ये भी क्या है ये भी देख लेते हैं। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब ब्लड फ्लो बढ़ गया, ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ टू एट्रिया। ठीक है, एट्रिया की तरफ जाता हुआ जो ब्लड फ्लो है वो आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, इंक्रीज हो गया। ठीक है,
तो हार्ट, अब क्या होगा, हार्ट, हार्ट जो है ये देखो, हार्ट आपका रिलीज करेगा एएनएफ, एट्रियल नेट्री यूरेटिक, सॉरी एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर आपका क्या करेगा, रिलीज करेगा हार्ट। ठीक है, वो क्या करेगा, आपका वासो डायलेशन कर देगा। क्या कर देगा वो, आपका वासो डायलेशन कर देगा। वासो डायलेशन मतलब ल्यूमेन खोल देगा ल्यूमेन को। ठीक है, और ब्लड प्रेशर आपका घट जाएगा। ये क्या करता है, चेक ऑन रास, रास मैकेनिज्म का, रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन मैकेनिज्म, ये वाली जो होती है आपकी, इस पे चेक रखता है। ठीक है, चलो अब एक दो चीजें हैं, अब वो पढ़ लेते हैं। मिक्चुरेशन क्या होता है भाई, मिक्चुरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने पढ़ ली है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। एडीएच का क्या रहता है आपका, फिर आपका ये आपका एएनएफ का क्या है, और आपका एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन का क्या रहता है। ठीक है, तो वाला ठीक है, याद रखना है। मिक्चुरेशन पढ़ लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, ये वाला पार्ट जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। यूरिन, यूरिन आपका बन गया है। ठीक है, यूरिन जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, जो कि उसे स्टोर करेगा। यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, स्ट्रेचिंग होगी यूरिनरी ब्लैडर में, स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। जब तक सिग्नल नहीं आता सीएनएस से, ठीक है, जब तक सिग्नल नहीं आता सीएनएस से, तब तक आपकी स्ट्रेचिंग हो रही है, स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब सीएनएस से सिग्नल आया, आप सिग्नल जाएगा आपका मोटर न्यूरॉन से, कहां जाएगा, स्मूथ मसल्स। ठीक है, मोटर न्यूरॉन से सिग्नल गया, स्मूथ मसल जो ब्लैडर की है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई। ठीक है, ब्लैडर की स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर दी, साइमल्टेनियसली जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है, जो उसे रोक के रखा हुआ है उसे, वो रिलैक्स हो जाएगा, यूरिन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं मिक्चुरेशन। ठीक है, रिलीजिंग आउट ऑफ यूरिन बाई। ठीक है, अभी कुछ देखो, अडल्ट ह्यूमन में 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे आपका एस्टिमेट होता है। ठीक है, 1 to 1.5 लीटर पर डे। लाइट येलो होता है, कलर्ड वाटरी फ्लूइड है, लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड है, स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच 6, कैरेक्टरिस्टिक ओडोर होती है। ठीक है, 20 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया हम एक्सक्रीट किया जाता है पर्सन, एक हेल्दी पर्सन का पर डे। ठीक है, 20 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, अगर आपका यूरिन में आपका ग्लूकोज, ठीक है, आपका ग्लाइकोसूरिया है, अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज देखने को मिल रहा है, आपके यूरिन है उस सैंपल लिया आपका, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है तो आपको ग्लाइकोसूरिया है, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो आपको कीटोनूरिया है। ठीक है, ये क्या है, अगर आपका ऐसा हो रहा है तो आपका इंडिकेटिव है डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस का ये इंडिकेटिव है। ठीक है, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स क्या होता है एक्सक्रीशन में, लंग्स लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 आपका एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, बाहर निकालते हैं 200 ml पर मिनट, एंड वाटर, सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर भी आपका निकालते हैं एवरी डे। ठीक है, तो 200 ml पर मिनट और सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर। लिवर की बात करें तो बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल और डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन, ड्रग्स, इसको भी आपका निकलवाते हैं लिवर के थ्रू। और स्किन भी आपका, स्किन में आपकी क्या होती है, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड होती है स्किन में। ठीक है, स्वेट ग्लैंड क्या करती है, NaCl, यूरिया, लेस अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड। ठीक है, और आपका सेबेशियस ग्लैंड किसमें हेल्प करती है, स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन और वैक्सीज के रिमूवल में। ठीक है, डिसऑर्डर्स क्या होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहला एक्यूमुलेशन, अगर यूरिया का होया है ब्लड में तो आपको यूरेमिया हो गया है, तो आपको हेमोडायलिसिस करवाना पड़ेगा। हेमोडायलिसिस करवाना है आपको, तो हेमोडायलिसिस में क्या होता है, आपका ब्लड किसी भी एक कन्वीनियंट आर्टरी से ड्रेन निकाल लिया जाता है बाहर। ठीक है, उसमें एक एंटी कोगुलेंट हेपेरिन डाल दिया जाता है, जिससे आप कोगुलेशन ना हो, अगर ब्लड बाहर निकाला है तो उस प्रोसेस करना है, कोगुलेशन हो जाता है तुरंत, तो एंटी कोगुलेंट हेपेरिन डाल दिया, उसको पंप करेंगे एक डायलाइजिंग यूनिट में। ठीक है, डायलाइजिंग यूनिट में पंप करेंगे, आर्टिफिशियल किडनी है। ठीक है, सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, एक सेलोफेन ट्यूब होता है जो मतलब ऐसा गोल गोल सा होगा। ठीक है, और डायलाइजिंग फ्लूइड से सराउंडेड होगा। डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या होता है, आपका कंपोनेंट प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट हटा के जितने कंपोनेंट है प्लाज्मा के वो उसमें प्रेजेंट होते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड में। ठीक है, अब क्या होगा, पैसेज होगा मॉलिक्यूल्स का, और बेस्ड ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे अब आपका पासेज आपका आगे मॉलिक्यूल्स पास कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, ब्लड साफ हो गया, अब ब्लड क्लियर हो गया, क्लियर ब्लड को पंप करेंगे बैक इनटू बॉडी थ्रू अ वेन, एक वेन के थ्रू पंप बैक कर देंगे बॉडी में, एडिंग एंटी हेपेरिन। ठीक है, अब जो एंटी कोगुलेंट डाला था, आप ब्लड वापस बॉडी में डाल रहे हैं भाई, कट कुछ इंजरी इंजरी हो गई तो फिर कोगुलेशन तो होना चाहिए ना, तो एंटी हेपेरिन डाल दिया। ठीक है, ये आपका था हेमोडायलिसिस। पर भाई ये बून और थाउजेंड्स यूरो में पेशेंट भाई बहुत हेल्प मिली, पर इससे आप भाई पर्सन बहुत कमजोर हो जाता है ऑब्वियसली भाई, पूरा ब्लड निकाला जा रहा है, और ये हफ्ते में 2 बार होता है। ठीक है, पूरा ब्लड निकाला जा रहा है फिर चढ़ाया जा रहा है, तो आपको भाई वीकनेस बहुत आ जाता है। ठीक है, इसके बाद रीनल फेलियर की बात करें, रीनल फेलियर आपका किडनी ट्रांसप्लांटेशन देखने को मिलता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन देखने को मिलता है। रीनल फेलियर अगर आपका हो गया तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही भाई आपका मेथड है। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन अगर होना भाई बहुत मुश्किल है वैसे, तो क्लोज रिलेटिव से कराना चाहिए, मिनिमाइज चांसेस ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, बाई इम्यून सिस्टम। ठीक है, मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स के थ्रू ये भाई अच्छा हो गया है। ठीक है, अभी स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी आ गया, जो ल्यूकेमिक पेशेंट है उनके लिए। ठीक है, ये हम बाद में बताएंगे, चलो कभी। ठीक है, रीनल कैलकुलाई की बात करें, रीनल कैलकुलाई स्टोन या इनसॉल्युबल मास है आपके क्रिस्टलाइज सॉल्ट पे। ठीक है, वही लिखा हुआ है, ऑक्सीडेट्स के आपके जो किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पूछा जा चुकी है ये चीजें, पूछी जाती है यार। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए, इतनी मुश्किल नहीं है, पता हो। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। ठीक है, तो ग्लोमेर जहां पे भी नेफ्राइटिस वर्ड आ जाता है आपका, आइटिस राइटिस ऐसा वर्ड आता है ना, तो वहीं पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलाई का इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये भाई हमारा चैप्टर खत्म हो गया, हमने 2 चैप्टर कर लिए भाई उसने एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज में, बहुत कम टाइम में भाई, सिर्फ 1 आवर 20 मिनट्स के आसपास में ये हो गया होगा आई गेस।
तो भाई बहुत अच्छे से आपने कर लिया है, 1 सवा घंटे में बहुत कुछ आपको निपटाना, बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया। आप जल्दी से पढ़ते रहो भाई, समरी पढ़ लेना, बिल्कुल वही सब है। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। बढ़िया लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आगे आपके और कंटेंट आने वाला है। ये एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हर दिन एक वीडियो आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे हम लोकोमोशन मूवमेंट। लोकोमोशन मूवमेंट का मैंने पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रखा है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो वो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, पर अगर आप देखोगे उसे उसे आप थोड़ा स्पीड पे देख सकते हो, 2x पे या 1.75x पे देख सकते हो। ठीक है, जो लोकोमोशन मूवमेंट है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का भी मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल, वो एनसीईआरटी निचोड़ उसका रेडी है। ठीक है, तो वो होगा आपका, तो वो भी आप अच्छा वीडियो होगा। वो 2 चैप्टर्स रहेंगे, मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन करेंगे हम, और उसी के साथ हम अब आपका कंप्लीट कर लेंगे केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, और साथ में एक और चैप्टर कोई सा देख लेंगे। ठीक है, जो कि बन रहा होगा, ठीक, जैसे आपका बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स में बात कर लेंगे। ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, बायोमोलिक्यूल साथ में कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी स्टे ट्यून भाई, लाइक कर दो भाई अगर अच्छा लगा हो तो, और बने रहो भाई, पढ़ाई करते रहो बढ़िया से, पीवाई की निपटा लेना इस चैप्टर के। तब तक के लिए पीस आउट।